नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा मुद्दा जिसके अंदर अर्णब गोस्वामी दोबारा से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले इनको मुश्किल से बेल मिली है और लंबे लगभग 2 हफ्ते के अंदर ये जेल तक बंद रहे थे और अब इन्हें रिहाई मिली और रिहाई मिलने के अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। इन पर दोबारा से सरकार की जो एक तरीके से नजरें हैं वो बहुत ज्यादा पड़ चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने अर्णब गोस्वामी ने मिलियंस रुपीस की रिश्वत दी थी CEO ऑफ BARC। अब ये BARC क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ताकि इनकी चैनल की, इनके 2 चैनल्स की रेटिंग उठ जाए और रेटिंग उठने के बाद अर्णब गोस्वामी बेनिफिट्स कमा सके। अब आप कहेंगे कि रेटिंग उठने से कैसे बेनिफिट्स होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और ये BARC क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। वैसे मार्केट ऐसी चीज बन चुकी है जहां पे जरूरत से ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। अब यहां पर न्यूज चैनल्स भी मसाला खबर को एक तरीके से चटपटा बनाकर इस तरीके से दर्शाते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट तो क्रिएट रहता है, लेकिन इस बीच में जो रियल न्यूज है या बहुत सारी ओरिजिनल न्यूज है या जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो आज उन्हीं मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि मुद्दा क्या है, एक खबर क्या है, किस मुद्दे पर हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो वो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हाल ही के अंदर यानी आज का ही मॉर्निंग का न्यूज है, जिसके अंदर मुंबई पुलिस ने मंडे को क्लेम किया था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो TRP के मुद्दे में ब्राइबरी यानी रिश्वत देकर अपने चैनल्स की रेटिंग को अपर करवाते हैं। उसके अंदर रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी ने मिलियंस रुपीस की रिश्वत दी थी BARC को। BARC का अर्थ होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये एक ऐसी रिसर्च काउंसिल होती है जो आपके चैनल्स के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश करती है कि कौन से सेक्शन में आपके टीवी को सबसे ज्यादा नोटिस किया गया, आपके प्रोग्राम्स को सबसे ज्यादा वॉच किया गया, सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी कहां पर है। तो इसके लिए इन्होंने मिलियंस की रिश्वत दी थी किसको? इस BARC के CEO पार्थो दास गुप्ता को। ऐसा टीवी की न्यूज का मानना है कि इनके 2 चैनल की रेटिंग को चेंज किया गया। अब 2 चैनल की रेटिंग को अगर चेंज किया गया तो जाहिर सी बात है कि ये एक लीगल नहीं इल्लीगल केस है, जिसमें काफी लंबे समय से सरकार की नजर है। पहली बार TRP स्कैम के अंदर पुलिस ने क्लियरली नाम दिया है अर्णब का। इससे पहले कभी भी अर्णब गोस्वामी का यहां पर नाम क्लियर मेंशन नहीं हुआ है। अब यहां पर अर्णब के बारे में क्लियर वर्डिंग्स बोली जा रही कि उन्होंने पैसा दिया। अब जो दास गुप्ता है ये ऑलरेडी कई दिनों से पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस की कस्टडी में आने के बाद इनकी जो कस्टडी है, जो रिमांड है, वो 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, ताकि इनसे और ज्यादा प्रूफ हासिल किए जा सके कि कौन कौन से और लोग थे जिन्होंने या जिनके पास से इन्होंने पैसे प्राप्त किए और पैसे प्राप्त करके TRP के मुद्दे में छेड़खानी करी। अब पुलिस के अकॉर्डिंग जो रिमांड में दास गुप्ता जो CEO हैं, उन्होंने अभी तक केवल अर्णब की ही बारी में हल्के फुल्के हिंट्स दिए, जिससे सरकार को पूरे के पूरे षड्यंत्र का पता चला। और षड्यंत्र के पता चलने के बाद सरकार ने कोर्ट में जजेस को या एक तरीके से लॉयर्स ने जजेस को आश्वासन दिया कि भाई अगर आप थोड़े टाइम की कस्टडी दे देते हैं तो हम इससे और ज्यादा नई चीजें या काफी सारी डिटेल निकलवा सकते हैं दास गुप्ता से। इसीलिए कोर्ट ने एक बार के अंदर अंदर बिना क्वेश्चन किए पुलिस को कोर्ट ने 30 तारीख तक का रिमांड का परमिशन दे दिया दास गुप्ता का। अब ये दास गुप्ता है कौन? आप ये देख सकते हैं, ये है मिस्टर दास गुप्ता, जो किसी समय में अर्णब गोस्वामी के साथ में एक इंग्लिश चैनल पर साथ में काम करते थे। साथ में काम करने के दौरान दोस्ती हो गई, दोनों के रास्ते बदल गए। एक CEO बन गया किसका? आपके BARC का, और दूसरा बनता है रिपब्लिक टीवी का। तो दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, जिसमें रिश्वत के पैसे से दास गुप्ता ने काफी सारे लग्जरी गुड्स खरीदे हैं, जिसमें उनमें काफी सारी ज्वेलरीज है। अब ज्वेलरीज की डिस्क्रिप्शन उन्होंने प्रॉपर पुलिस ने दी है कि उन्होंने क्या क्या ज्वेलरीज में खरीदा है। काफी सारा हाउस होल्ड का वैल्यूएबल्स खरीदा है। इसके बाद में टैग हायर की वॉच जिसकी कॉस्ट लाख रुपए है, और लगभग बहुत सारी चीजें यहां पर प्राप्त की है। 15 तारीख को दास गुप्ता की अरेस्ट हुई थी TRP स्कैम के मामले में, और अब इनसे सामान वसूल किया जा रहा है।
अब मुंबई पुलिस की जो मेजरमेंट साइंस एनालिटिक्स की टीम है, जो कि डील करती है टीआरपी के मुद्दे में, डेटा के साथ जो छेड़खानी करने वाला सिस्टम होता है उसको पहचानती है कि किस तरीके से किसी जेन्युइन टीवी की जो टीआरपी है उसके डेटा के साथ छेड़खानी करके उसकी टीआरपी को रिड्यूस करके रिपब्लिक टीवी की जो टीआरपी है उसको इंक्रीज किया गया। एग्जांपल यहां पर बहुत सुंदर सा एग्जांपल है, न्यूज़पेपर में ही गिवन था। ये क्या लिखा था, टाइम्स नाउ की सपोज कीजिए यहां पे टीआरपी 100 चल रही है, जबकि रिपब्लिक टीवी की टीआरपी क्या चल रही है, 800 चल रही है। अब गैप लगभग बीच में 200 पॉइंट्स का है। तो ये जो इधर सीईओ दासगुप्ता की परमिशन से क्या हुआ, यहां पे टीआरपी के टाइम्स नाउ की जो टीआरपी थी उसमें से 300 पॉइंट्स को क्या किया, नेगेटिव कर दिया, और नेगेटिव करके यानी डिडक्ट कर दिया, घटा दिया, और घटाने के बाद टाइम्स नाउ की टीआरपी अब हो गई 700 पॉइंट्स, जबकि उसकी टीआरपी ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपर हो गई। अपने आप को नहीं बढ़ाया, इन्होंने दूसरे को छोटा कर दिया। छोटा करने से क्या हुआ कि इनकी टीआरपी हायर हो गई, मार्केट में रेपुटेशन बढ़ गई, और रेपुटेशन बढ़ने के बाद व्यापार और बिजनेस के बहुत सारे रास्ते मिल गए। अब इस चीज की प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है, नेशनल हेराल्ड जो कि एक प्रॉपर बहुत ऑथेंटिक सेक्शन है न्यूज से रिलेटेड, इसके आधार पर 2016 से ये सारा का सारा सिस्टम चलता आ रहा है कि जिसमें सभी चैनल्स या लगभग कुछ चैनल्स अपने आप को नंबर 1 दिखाने के लिए कई प्रकार से इस तरीके की धांधली करते हुए नजर आते हैं। इस चीज की प्रॉपर जानकारी फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्वाइंट सीपी जो क्राइम के हैं मिलिंद ने यहां पर मुंबई पुलिस से मिली है। इसमें यहां पर एक और चीज भी बोली गई है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की बात की गई, तो कहा गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार 44 वीक्स का डेटा यहां पर लिया गया 2017 के बाद से, जिसके अंदर व्यूअरशिप और मैनिपुलेटेड डेटा को चेक करने की मेथड्स पर काम किया गया, ताकि यह देखा जा सके कितनी बार उनके डेटा को मैनिपुलेट किया गया, ताकि लगभग लंबे समय तक जो रिपब्लिक टीवी है नंबर 1 पर बना रहे। नंबर 1 पर बना रहे तो जाहिर सी बात है इन्होंने काफी बार डेटा को छेड़खानी करके दूसरे का लॉस करके ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज को घटाने की कोशिश की है। अब चलिए जानते हैं यहां पे टीआरपी होता क्या है। टीआरपी का यहां पर एक मतलब होता है टारगेटेड रेटिंग पॉइंट। कई लोग इसे टीवी रेटिंग पॉइंट यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट असल में एक मैकेनिज्म, एक टूल है जो बताता है आपके चैनल के बारे में कि कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखा गया, किस समय उस प्रोग्राम की सबसे ज्यादा वॉच लिस्ट आई, किस समय वो प्रोग्राम सबसे ज्यादा टीवीज के ऊपर एंगेजमेंट को बढ़ा सका। इससे यह पता चलता है कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो आपके चैनल को देखती है, पर्टिकुलरली आपके उस प्रोग्राम को देखती है, और प्रोग्राम को जब देखती है तो इस टीआरपी के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है कि ज्यादा बड़ा वर्ग, ज्यादा बड़ा जनसंख्या का हिस्सा इस चैनल पर बैठा होता है, तो उस समय के अंदर वे इनेबल करते हैं एडवर्टाइजर को। आप नोटिस कीजिएगा कि जितना ज्यादा चलने वाला प्रोग्राम होगा उतनी ज्यादा मार्केटिंग, उतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट इस पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जानकर कोशिश करते हैं कि उनकी भी जो एड है या सेक्शन है ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन के अंदर मार्च अप्रैल के टाइम पीरियड में महाभारत का एक सेशन स्टार्ट हुआ था, महाभारत प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो और महाभारत के साथ साथ रामायण को भी चलाया गया था, या ये कहिए कि रामायण के साथ साथ महाभारत को भी चलाया गया। शुरुआत में जब महाभारत को चलाया गया तो उस पर ज्यादातर नोटिस क्या करने को मिलता था कि शुरुआत के अंदर उस पर कोई भी एक तरीके से एडवर्टीजमेंट नहीं थी, रेयर एडवर्टीजमेंट थी। तो 1 घंटे का प्रोग्राम लगातार चलता रहता था, एडवर्टीजमेंट होती नहीं थी। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद एक्चुअल में हर 10 मिनट में एडवर्टीजमेंट आनी स्टार्ट हो गई। इससे व्यूअरशिप का अंदाजा हुआ और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला महाभारत एक प्रोग्राम बन गया था। अब टीआरपी के इसी सेक्शन की यदि बात करें तो टीवी प्रोग्राम या चैनल्स जो हैं, एडवर्टाइजर्स है, इसमें डिसाइड करते हैं कि किस समय में किस तरीके की पॉपुलेशन, कितनी एज ग्रुप का बंदा इस न्यूज को देख रहा है, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करें। एडवर्टीजमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होगा और न्यूज चैनल या बड़े बड़े चैनल्स को इसका पैसा मिलेगा। ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी होती है मार्केटिंग की कि एजेंसीज का प्रोडक्ट दिखे, और प्रोडक्ट दिखने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उन चैनल्स पर फोकस करते हैं जिन्हें दुनिया सबसे ज्यादा देखती है। अब इसमें एक लूप होल समझना है।
लूप होल क्या है कि कंपनीज को लगता है कि ये चैनल सबसे ज्यादा चल रहा है, इस पर मैं अपने प्रोग्राम पर अपनी ऐड दूंगा तो मेरा ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा झोल क्या होता है कि कंपनीज अपने उस चैनल या प्रोग्राम को चलाने के लिए अक्सर लोगों को पैसा देती हैं, कंपनीज को पैसा देती है कि आप हमारे को एक नंबर दिखाइए, नंबर 1 टॉप पर दिखाइए। अब असलियत में जो फ्लॉप प्रोग्राम्स हैं या जो प्रोग्राम्स दुनिया ज्यादा नहीं भी देख रही है, वहां पे डेटा को मैनिपुलेट करके क्या होता है कि उसको नंबर 1 बना दिया जाता है। इससे क्या होता है, नंबर 1 में असलियत में जो ऑथेंटिक डेटा वो तो हाइड कर दिया, सिर्फ इस एडवर्टीजमेंट के सेक्शन को, एडवर्टाइजर्स को, मार्केटिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसके साथ छेड़खानी की जाती है। छेड़खानी करने से ज्यादा पैसा कंपनीज के न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स को मिलता है। इससे क्या होता है कि फ्लॉप प्रोग्राम्स से भी पैसा कमाने का तरीका निकाल लिया जाता है। अब लॉस किसका होता है, आपका या हमारा लॉस होता है? एक लॉस तो ये होता है कि जो ऑथेंटिक न्यूज होती है, जो एक्चुअल में ज्यादा इंटरेस्टिंग हो या ना हो बट इंफॉर्मेटिव होती है, बट वो इंफॉर्मेटिव होती है, उस इंफॉर्मेटिव न्यूज को हाइड कर लिया जाता है क्योंकि उस समय में आपकी फालतू की बहस या फालतू के चैनल या प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। और दूसरा नुकसान ये होता है कि जनता को वो जानकारी नहीं मिल पाती, जबकि वो उन्हीं चीजों में उलझा रहता है। जबकि कि रिपब्लिक टीवी की बात करें तो पूरे लॉकडाउन के अंदर इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में पूरा कवरेज किया, पूरा कवर करते करते वो ड्रग्स से फिर आगे चीजों पर पहुंच गए। अब ऐसी परिस्थिति में मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने गलत दिखाया या ये, लेकिन इन्होंने इसके अलावा बहुत सारे उन सेक्शंस को छोड़ दिया जो कि उसी की तरह इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का केस था, वैसे ही और भी केसेस थे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा डेवलपमेंट हो गया, इसके बाद होने वाली डेथ्स हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, इन सभी चीजों को ज्यादा फोकस नहीं किया। इससे क्या होता है, ऑथेंटिक न्यूज भी कई बार हाइड हो जाती है, इसमें जनता को जो चीज देखनी है वो चीजें नहीं मिल पाती। अब इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जो BARC से रिकॉर्ड कैसे करता है, तो BARC के पास एक बैरोमीटर होता है, ये अक्सर टीवीज के अंदर इंस्टॉल होता है, सेलेक्टेड टीवीज के अंदर। ये लगभग अगर बात करें तो 44,000 हाउस होल्ड टीवीज के अंदर इंस्टॉल किया गया अक्रॉस द कंट्री, जिससे वाटरमार्क बना आता है ऑडियो के अंदर। ये नॉर्मली हमें नहीं सुनाई देगा, लेकिन ये वाटरमार्क जो होता है ना, इस बैरोमीटर से कंपनीज को, सॉफ्टवेयर्स को पता चल जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा चैनल कहां पर कितनी बार ज्यादा विजिबल हो रहा है और कितनी बार विजिबल नहीं हो रहा है। अब इस टीआरपी रेट की बात करते हैं कि टीआरपी रेट क्या होता है। टीआरपी रेट एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें टीवी चैनल्स को कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा चैनल किस प्रोग्राम पर डिपेंडेंट है और कौन से चैनल पे किस तरीके का व्यूअर आ रहा है। अगर उन्हें टेरर की न्यूज पसंद है तो टेररिज्म की न्यूज दिखाएंगे, अगर उस चैनल पर पाकिस्तान की न्यूज पसंद की जा रही है तो पाकिस्तान को ही दिखाएंगे। तो ये एक तरीका होता है, ये रेटिंग के अंदर पता चल जाता है कि किस टाइम ड्यूरेशन में कौन सा सेक्शन आ रहा है। अगर किसी सेलिब्रिटी फिल्म स्टार के आने से उस प्रोग्राम का प्रमोशन हो रहा है तो उस पर फोकस किया जाएगा, अगर मूवीज की डिस्कशन हो रहा है तो उसके बारे में बात होगी। इवन दैट जो भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली टीआरपी रेट के अंदर काउंट हो जाएंगी कि किस समय में कौन से प्रोग्राम को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि केवल इसी चीज के बिहाफ पर, टीवी की रेटिंग के बिहाफ पर ही कंपनीज, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, सेटअप लगाकर बैठे हुए हैं, उनको काफी भारी मात्रा में एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलता है। एडवर्टीजमेंट के पैसे के नाम के साथ साथ सोसाइटी में रेपुटेशन मिलती है, पॉलिटिक्स का सपोर्ट मिलता है। जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियंस जो हैं खुद भी चाहेंगे कि ऐसी न्यूज दिखाई जाए या ऐसा पॉइंट बोला जाए ताकि जनता को हिट करे और ज्यादातर जनता उनके फेवर में आए और अगले इलेक्शन में उनको बेनिफिट मिल पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। इसमें कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट भी मैटर करता है कि आपने सपोज कीजिए कोई न्यूज दिखाया और उस न्यूज को दिखाकर आप बेनिफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन कंपनीज को वो बेनिफिट मिल नहीं पाता क्योंकि वहां पर रियलिटी के अंदर फ्लॉप प्रोग्राम या लो रेटिंग वाले प्रोग्राम को वो ज्यादा अच्छा समझकर एक तरीके से जुआ खेलते हैं और एक तरीके से लॉसेस प्राप्त करते हैं। अब ये कैसे छेड़खानी हो सकती है, इसकी छेड़खानी का एक तरीका तो मैंने बताया कि सीधा कंपनी से बात कर लो और कंपनी से बात करके अच्छे चलते हुए चैनल की मार्केटिंग कम कर दो। ये है
पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जब भी आप अपने सेट टॉप बॉक्स को ऑन करते हैं तो ज्यादातर सेट टॉप बॉक्स के या केबल ऑपरेटर्स से बात करके यह कॉन्वर्सेशन कर लिया जाता है कि आप जब भी चैनल ऑन करेंगे तो सबसे ऊपर मेरा न्यूज का चैनल सबसे तेज आवाज में, सबसे बढ़िया आवाज में सबसे पहले दिखना चाहिए, क्लैरिटी के साथ में, एचडी व्यू के साथ में। अब टीवी केबल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वही चीजें बार बार रिपीटेशन में उसी चैनल प्रोग्राम्स को दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि वो लैंडिंग पेज पर ही सारी की सारी जानकारियां दे दे। तो इस तरीके से छेड़खानी की जाती है, और छेड़खानी करेंगे तो कॉमन सी चीज है कि कोई ना कोई व्यक्ति इसको देखने की कोशिश करेगा, और परिवार में एक भी व्यक्ति या एक तरीके से एक भी बार वो चल गया तो वो चलता ही जाएगा और उसके बाद वो न्यूज खत्म नहीं होगी। अब इस BARC का क्या पर्पस, अब ये BARC समझते हैं दोस्तों। BARC एक इंडस्ट्री बॉडी है, ज्वाइंटली ऑन किया जाता है एडवर्टाइजर एड एजेंसीज के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा। जो इंडियन सोसाइटी के एडवर्टाइजर्स हैं वो यहां पर आकर इस फाउंडेशन के जरिए पता लगाते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे गेन किया जा सकता है। ये असल में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन है पूरे देश का। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पर कंपनीज को एक तरीके से मौका मिल जाता है अपने बिजनेस को उठाने का, जबकि असलियत में कंपनीज को भी नहीं पता हो रहा होता कि ये चैनल्स उनके साथ एक तरीके से फ्रॉड या धोखा कर रहे हैं, और जितना बिजनेस आप सोच कर बैठे हैं उतना बिजनेस या आपको उतना रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो ये था सारा का सारा मुद्दा, जिस केस के अंदर अब अर्नब गोस्वामी की परेशानियां एक तरीके से बढ़ती जा रही हैं, और उन परेशानियों के अंदर फिर से ऐसा हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी को दोबारा से पुलिस के द्वारा तलब किया जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने और कब कब कैसा क्या क्या कार्य कर रखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।